सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th में यूनिट सेकेंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चैप्टर नंबर 3 का एक पार्ट वैद्युत चालन, जिसमें वैद्युत धारा की जो बातें हुई थी वो समाप्त हो चुका था। इस चैप्टर का जो दूसरा एक भाग और है, क्योंकि ये चैप्टर 2 भागों में डिवाइड था। सिंपल सर्किट या सरल परिपथ आप कह सकते हो, किरचॉफ के नियम वगैरह, सेल वगैरह। तो सेल तक हम लोग आ गए थे। पिछले वीडियो में हमने वैद्युत सेल पढ़ा था और सेल के टाइप्स पढ़े थे कि वैद्युत सेल जो था वो क्या करता था, धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता था। और उसमें जो विद्युत ऊर्जा आती थी वो कहाँ से आती थी? रासायनिक ऊर्जा से। रासायनिक ऊर्जा को सेल क्या करता था? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा था। उसमें 2 क्षण हम डालते थे किसी द्रव में, उसमें वैद्युत अपघटन होता था। वैद्युत अपघटन से आयन उत्पन्न होते थे। वो आयन जब प्रवाहित होते थे तो धारा बह रही थी। फिर हमने सेल 2 प्रकार के पढ़े थे, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वो था जिसको हम केवल एक ही बार चार्ज कर पा रहे थे और जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था। द्वितीयक सेल क्या थे? जिन सेलों को हम रासायनिक ऊर्जा के रूप में पहले विद्युत ऊर्जा को संचित करते हैं, फिर आवश्यकता पड़ने पर उसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं और इनको बार बार आप आवेशित कर सकते हो। ये सब बातें पिछले वीडियो में हुई थी। आज का जो वीडियो होगा ये इंपॉर्टेंट है। सेल में जो वोल्टेज होता है उसको हम विद्युत वाहक बल के नाम जानते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? जो सेल हमें वोल्टेज देता है, जो हम वोल्टेज सेल से यूज कर पाते हैं, प्रयोग में ला पाते हैं जिस वोल्टेज को, जिस पोटेंशियल को, उसका नाम होता है टर्मिनल विभवांतर। और सेल के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, जो विभव का पतन हो जाता है, उसको हम कहते हैं विभव पतन। और किसकी वजह से होता है? वो सेल के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसकी वजह से विभव पतन होता है। और इन तीनों में संबंध क्या है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में पढ़नी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करते हैं तो जिसके न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल को सही साफ सॉल्व कर पाएंगे और इससे एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान से देखिएगा। हम लोग पहले जानेंगे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल, इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। शॉर्ट में इसको ईएमएफ कहा जाता है। ईएमएफ ऑफ सेल। ई से इलेक्ट्रिक, एम से मोटिव, एफ से फोर्स, ईएमएफ बोल देते हैं। ये रियल में नाम से आपको दिख रहा होगा कि बल लिखा हुआ है, लेकिन कोई बल नहीं होता है। ये नाम ऐसा बन गया, लेकिन वास्तव में ये एक प्रकार का पोटेंशियल होता है। जो सेल का विभव होता है उसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। कैसे समझेंगे इसकी कहानी को जरा समझिए। मान लो आपके पास कोई सेल हो। सेल के बारे में पीछे बता चुके हैं। सेल में 2 टर्मिनल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। आप ये मान लीजिएगा कि मान लो ये आपके पास एक सेल है और इस सेल का एक टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल मान लो पॉजिटिव है और ये एक टर्मिनल निगेटिव। ये एक आपके पास सेल है। सेल में एक टर्मिनल पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। अब ये आप दुकान से सेल लेकर के आए तो इस सेल के अंदर वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है, विभव होता है। वो जो विभव इसके पास होता है, सेल की 2 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है सेल का खुला परिपथ। बहुत बेसिक बात समझा रहे हैं, बहुत जरूरी बात है ये। और दूसरी अवस्था होती है बंद परिपथ। एक ओपन सर्किट बनता है सेल से, एक क्लोज सर्किट बनता है। ओपन सर्किट में क्या होता है, ये आपका ओपन सर्किट है, तो ये आपका क्लोज सर्किट, सर्किट क्लोज कर दिया। दोनों में फर्क क्या होगा? दोनों फर्क ये होगा जिस समय सेल
खुले परिपथ में होगा, इसका मतलब है सेल से धारा ली जा रही है, सेल किसी परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहा है। और जब क्लोज कोई खुला परिपथ है, ओपन सर्किट है, धारा प्रवाहित नहीं कर रहा है, नहीं करता। जैसे इसको समझे कैसे, मान लो यहां से हमने एक वायर जोड़ दिया इसमें, और ये कोई परिपथ लगा दिया, प्रतिरोध वगैरह, और इसी में लगा देते हैं कुंजी, मान लीजिएगा यहां पे एक स्विच डाल दिया, कुंजी लगा दी। अगर कुंजी ओपन है यानी धारा प्रवाहित तो नहीं हो रही है, जिससे धारा ऐसे आएगी ये, लेकिन कुंजी खुली होने के धारा प्रवाह नहीं होगा। तो ये सेल का परिपथ कैसा है, खुला परिपथ, धारा प्रवाहित नहीं करता है सेल। और अगर ये क्लोज कर दिया, कुंजी को ऑन कर दिया गया, परिपथ बंद हो गया, तो धारा का प्रवाह हो जाता है, धारा का प्रवाह होता है। अब पूरी बात समझना ध्यान से, ये सेल जो है ये करंट चलाएगा माइनस से प्लस की ओर। अगर इस कुंजी को हमने ऑन कर दिया, तो ये हमारा कोई बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ बाह्य सर्किट है, और इसमें हमें धारा भेजनी है, तो क्या होगा, सेल से करंट इसमें आएगी, और करंट सिस्टम होता है, पूरा सर्किल पूरा करती है। सेल के बाहर जाएगी ऐसे दिखेगी, और अंदर ऐसे वापस होते हुए जाएगी। जब तक करंट वापस नहीं लौट आती है, क्योंकि करंट का जितना जाना जरूरी है उतना वापस आना भी जरूरी है, तो करंट पूरा सर्किट पूरा करती है। तो करंट यहां से चलेगी तो यहां जाएगी, इसमें वोल्टेज आएगा, और यहां से वापस ऐसे करेगी। तो जिस समय इस ऋण आयन से इस धनायन तक करंट आएगी, या ये आयन जो प्रवाहित हो रहे हैं, तो यहां से सेल के अंदर भी एक छोटा सा प्रतिरोध होता है। इस प्रतिरोध की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। जब हमने प्रतिरोध पढ़ाया था तो ये बात बताई थी आपको कि प्रतिरोध का काम होता है पोटेंशियल ड्रॉप करना, विभव पतन, विभव को नष्ट करना, विभव को खर्च करना। तो इस सेल के अंदर जो वोल्टेज है, जब ये धारा देगा तो इसका जो वोल्टेज है वो दो जगह खर्च हो रहा है। एक तो बाहर इस प्रतिरोध में खर्च होगा, और एक अंदर इस प्रतिरोध में खर्च होगा। इसका जो वोल्टेज होगा वो दो जगह, एक यहां खर्च होगा इस जगह पर। ये हमारा कहलाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये अंदर है और बहुत छोटा होता है, इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या बनेगी अभी सब बताएंगे, पहले इसका बेसिक सिस्टम समझो, होता क्या, सेल काम कैसे करता है। ये जो हमारा होता है ये बाह्य प्रतिरोध होता है, बाहर लगा हुआ है। जब सेल धारा नहीं देगा तो जो सेल के अंदर वोल्टेज है वो विद्युत वाहक बने। जैसे दुकान से सेल आप लेके आए और सेल के वोल्टेज में लिखा है अगर कि 1.5 वोल्ट, अगर वो सेल 1.5 वोल्ट का है तो इसके अंदर है पोटेंशियल 1.5 वोल्ट, ये बात क्लियर है। इसी को हम कहेंगे विद्युत वाहक बल। लेकिन आपको इतना देगा नहीं, जब आप इसको यूज करोगे सेल को तो इतना पोटेंशियल आपको मिलेगा नहीं। इसके पास है तो 1.5 वोल्ट, लेकिन देगा नहीं। क्यों नहीं देगा, उसका कारण क्या है, जैसे इसको परिपथ में आप लगाओगे सेल को, और जैसे किसी परिपथ धारा भेजेगा तो जैसे धारा यहां से गुजरेगी तो इसके अंदर जो प्रतिरोध है, जो अंदर इसके बाधा है, जो इलेक्ट्रॉनों का विरोध करेगी, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि सेल में आज लिक्विड वगैरह होते हैं, जो आयन जहां से गति करता है, तो इसमें भी कुछ उस लिक्विड का जो द्रव भरा होता है, उस द्रव में भी कुछ ना कुछ वैद्युत प्रतिरोध होता है। उस प्रतिरोध की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। जैसे मान लो बहुत छोटा प्रतिरोध है और इसने इस जगह से 0.25 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कर लिया, किसने, अंदर वाले प्रतिरोध में, तो इसको कितना मिलेगा करके, तो इसको तो मिलेगा जिसमें 0.5 कम हो जाएगा तो बचेगा ना 1.25 वोल्ट। ये पोटेंशियल मिला हमें, इसी को हम कहते हैं विभवांतर। ये हम यूज कर पा रहे हैं तो सेल के पास इतना, लेकिन हमें इतना यहाँ मिल रहा है। इसको कैसे मेजर करते हैं, यहाँ वोल्टमीटर लगा लेंगे। डायरेक्टली आप देखो, अगर डायरेक्टली आप सेल को ले जाओ, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, और इस सेल को आप डायरेक्टली जोड़ दो यहां से,
किससे? वोल्ट मीटर से। तो जैसे आप जोड़ोगे वोल्ट मीटर से तो इसका जो पोटेंशियल आ जाएगा वो सपोज करो 1.5 वोल्ट आ गया। लेकिन अभी इसको आपने सर्किट में यूज नहीं किया है। जैसे सर्किट में लगाएंगे तो करंट का फ्लो हो जाएगा, और जैसे करंट फ्लो करेगी तो इसके अंदर से होकर जब करंट गुजरेगी तो अंदर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इसको हम लोग कहते हैं विभव पतन। ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और इसके बाद जो पोटेंशियल यहां सर्किट में मिला वो हम यूज कर पा रहे हैं, वो हमारा क्या है? टर्मिनल विभवांतर। इसी E को हम कहते हैं EMF, सेल का विद्युत वाहक बल, और इस V को कह देते हैं टर्मिनल विभवांतर। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है या 1.5 वोल्ट है, इसका मतलब इस सेल द्वारा पूरे सर्किट में जो एनर्जी व्यय हो रही है, ऊर्जा जो खर्च हो रही है वो 2 वोल्ट की पूरे परिपथ में। पूरे परिपथ का मतलब है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। ये एनर्जी 2 रूपों में खर्च होती है। सेल के अंदर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध, कुछ ना कुछ पोटेंशियल उसमें ड्रॉप कर रहा है, और सेल के बाहर क्या है? बाह्य प्रतिरोध, कुछ ना कुछ पोटेंशियल उसमें ड्रॉप कर रहा है। तो ये सेल का जो वोल्टेज है वो 2 भागों में खर्च होता है, आंतरिक प्रतिरोध में और बाह्य प्रतिरोध में। तो अगर आप देखें कि यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ओम के नियम से आप पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल ड्रॉप निकालने का फॉर्मूला क्या था? V बराबर IR। तो इस जगह पर अगर करंट I बह रही है, सीरीज में है ये, तो धारा तो समान रहेगी, I रहेगी, और यहाँ के प्रतिरोध को हम स्मॉल r कहते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है, तो ये हो जाएगा IR। यानी इसका मतलब ये हुआ जो E था यानी EMF था, सेल का विद्युत वाहक बल था, वो 2 जगह खर्च हुआ। एक बाहर प्रतिरोध, यहाँ जो पोटेंशियल होगा उसको हमने V कह दिया, तो यूज किया हमने, और जो अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसको हमने IR कह दिया। ये फॉर्मूला बनता है E बराबर V प्लस IR। इसको तो हमने यहाँ एक कॉमन तरीके से बता दिया है, लेकिन इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, अभी आगे प्रूव कराएंगे। पहले आप परिभाषा पढ़ेंगे कि सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा बनती क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? E बराबर W/Q। यही फॉर्मूला विभव का भी आप पढ़ के आए हैं पीछे, V बराबर W/Q, क्योंकि विभव और विद्युत वाहक बल एक ही बात तो है, फर्क क्या है आप समझ चुके हो। E क्या है? विद्युत वाहक बल। W क्या है? किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा। क्यों कार्य करना पड़ा है? क्योंकि चार्ज को, आवेश को हमें इस सर्किट में फ्लो कराना है। तो अगर हम ये कह दें कि मान लीजिए हमने चार्ज ले लिया 1 कूलाम, और इस 1 कूलाम आवेश को इस पूरे सर्किट में फ्लो कराना है, सेल सहित पूरे परिपथ, अंदर से लेकर के बाहर तक, तो ये पूरा परिपथ कहा जाएगा। अगर आप बाहर के प्रवाहित कराते हैं तो विद्युत वाहक बल नहीं होगा, तब विभवांतर हो जाएगा। तो कैसे कहेंगे कि किसी सेल द्वारा एकांक आवेश को या 1 कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, इस सेल के साथ पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, क्योंकि अब Q का मान जब 1 रखो तो W आएगा, ये तो W क्या था? वर्क था या ऊर्जा थी, वो किसके बराबर हो गई? E के बराबर हो गई। तो जितना कार्य करना पड़ा वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। डेफिनेशन दोबारा सुने, किसी सेल द्वारा एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसका संकेत क्या रहेगा? E। इट इज डिनोटेड बाई E। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला है E बराबर W/Q। अगर इसके यूनिट की आप बात करेंगे तो यूनिट क्या बन जाएगा इसका? W क्या है आपका? कार्य, और कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल। तो कार्य का यूनिट जूल हो गया, डिवाइड बाई Q। Q क्या है? चार्ज है यानी आवेश है, आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम, तो जूल पर कूलाम, अथवा इसी को हमने लिखा था वोल्ट। जूल बटे कूलाम किसका होता है? वोल्ट की। तो इसका मात्रक क्या बन गया? जूल पर कूलाम या वोल्ट, किसका? विद्युत वाहक बल। तो समझ में आया होगा विद्युत वाहक बल क्या है? जो पूरे सेल में कार्य हुआ है, किसको? आवेश को फ्लो कराने में, वो आपका विद्युत वाहक बल है। अब क्या है, अगर हम टर्मिनल विभवांतर की बात करें, पहले इसके अंदर वाले प्रतिरोध की बात कर लें।
आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। इससे रिलेटिव क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, इसलिए इसको बहुत ध्यान सुने, इससे क्वेश्चन 100% आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये बात हम पीछे बता चुके हैं। इस बार जो आया था सेल का आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक, यानी कैसे हम आंतरिक प्रतिरोध को चेंज कर सकते हैं, कैसे इसको घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो पहले देखिए क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, आइए समझते हैं। तो अगली हेडिंग रहेगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये कहाँ था, ये सेल की प्लेटों के बीच में था। जो सेल में दो प्लेटें हम लोग लेते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल की होती है, एक नेगेटिव टर्मिनल की होती है, इन दोनों के बीच में होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि आयन जब यहां से यहां तक प्रवाहित होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर, जो वैद्युत अपघटन हुआ था द्रव का, उस वैद्युत अपघटन की वजह से जो आयन उत्पन्न होते हैं, वो आयन जब प्रवाहित होते हैं तो उन आयनों के प्रवाह में जो बाधा होती है, प्रतिरोध मतलब क्या है, एक बाधा है, ये जो बाधा उत्पन्न होती है इसी को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ये सेल के अंदर होता है, लेकिन जब सर्किट में बनाते हैं तो एक समस्या सामने आती है कि प्लेटें हम बहुत पास पास दिखाते हैं, तो जब प्लेटें पास पास दिखाते हैं तो समस्या ये हो जाती है कि इसको अगर अंदर बनाएंगे, अगर इसको माइक आपने मान लिया अंदर बना दिया आपने यहाँ पर, तो ये समस्या होगी, ये पूरा जो चित्र बिगड़ जाएगा। तो करते क्या है, इसको बगल में से लगा देते हैं, यहाँ पर इसके जस्ट बगल में यहाँ पर लगा दिया जाता है, स्मॉल आर से इसको संकेत कर देते हैं। ये आपका सेल लगा हुआ है, इसका जो पोटेंशियल है वो ई है, ईएमएफ, और ये इसके बाहर लगा हुआ है, क्योंकि अगर प्लेटों के बीच में लगाएंगे तो चित्र बनाने में डिस्टर्बेंस होता है। तो इसको बगल, चाहे तो इसको ऐसे बाहर से कहीं बंद कर दिया जाता है, इसको इस टाइप से। अब जो भी सर्किट वगैरह जोड़ने होते हैं, आपको अमीटर जोड़ना हो, आपको बाह्य परिवर्तक जोड़ना हो, है ना, वोल्टमीटर जोड़ना हो, सब जोड़ होता है ऐसे, तो इसको बगल लगाया जाता है। परिभाषा क्या है आंतरिक प्रतिरोध की, कि किसी सेल के वैद्युत अपघट्ट से जो उत्पन्न आयन होते हैं, उन आयनों के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा को, आयनों के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। वैसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध कोई सा भी हो, उसका मात्रक जो होगा, यूनिट जो होगा, वो हमेशा ओम ही रहेगा, चाहे वो आंतरिक प्रतिरोध हो या बाह्य प्रतिरोध हो। प्रतिरोध का मात्रक क्या रहेगा, ओम रहेगा। दूसरा प्रश्न बनता है कि ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये किस पर निर्भर करता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। प्रभावित करने वाले कारक, जो इस बार बोर्ड एग्जाम प्रश्न आया था उसमें एक ही प्रश्न में दो भाग थे, उसमें सेल के आंतरिक प्रतिरोध प्रभावित करने वाले कारक पूछे गए थे और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पूछे गए थे। वो हम पीछे आपको पढ़ा चुके हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक A बराबर रो एल अपान ए से। अब हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए होता का आंतरिक प्रतिरोध है सेल की प्लेटों के बीच में, तो ये डिपेंड करता है सेल की प्लेटों के बीच की दूरी पर। जो दूरी होती है डी, जितनी दूरी आप ज्यादा रखोगे प्लेटों की, उतने आयन को आने में ज्यादा बाधा का सामना करना पड़ेगा, उतनी दूर तक आयन को जाना पड़ेगा तो उन्हें ज्यादा बाधा हो जाएगी। यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है प्लेटों के बीच की दूरी पर। R इज प्रोपोर्शनल D, इसका मतलब है सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल की प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होती है। यानी अगर समानुपाती है तो दूरी बढ़ा देंगे प्लेटों के, तो उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और दूरी अगर घटा देंगे तो उनका आंतरिक प्रतिरोध भी घट जाता है। सेकेंड पॉइंट, ये जो
आंतरिक प्रतिरोध है ये सेल की प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेटों का एरिया जितना आप ज्यादा रखेंगे उतना ही इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आपका बढ़ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्लेटें आप देख रहे हैं, इन प्लेटों को जैसे बढ़ाओगे तो अपने आप दूरी कम हो जाएगी। जब दूरी कम हो जाएगी तो आंतरिक प्रतिरोध आपका अपने आप घट जाएगा। तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा एक और है, जो यहाँ पर वैद्युत अपघटन था प्लेटों के बीच, जो घोल आपका था, जो लिक्विड पदार्थ आपने यूज किया था, उसकी सांद्रता पर भी, उसकी सेंसिटिविटी पर भी डिपेंड करता है आंतरिक प्रतिरोध, कि कितना जो विद्युत अपघट है वो कितना सेंसिटिव है, कितनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर सकता है, तो उस पर डिपेंड करता है आंतरिक प्रतिरोध। तो ये है आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब दूसरी जो डेफिनेशन बचती है वो बची टर्मिनल विभवांतर, कि हमारा टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो आइए जरा देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अभी हमने दिखाया था ऊपर, आप देख सकते हो। इसको देखिए, इसमें आप देख रहे थे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। इन दोनों के बीच में के लिए, इस बाह्य सर्किट में, इस बाह्य परिपथ में जब आप आवेश को फ्लो कराएंगे, जब यहां पर चार्ज का फ्लो होगा, तो उस चार्ज के फ्लो होने की वजह से जो यहां एनर्जी का लॉस होगा, जो यहाँ विभव पतन हो रहा है, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस आर में, वो आपका क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर। वही सेम कंडीशन थी, यहाँ E बराबर W अपान Q था, यहाँ आपका V बराबर W अपान Q है। यहाँ भी एक चार्ज आपने एक कूलम आवेश का चार्ज फ्लो किया था, यहाँ भी आप करेंगे तो वहाँ E बराबर W था और यहाँ क्या हो गया, V बराबर W। यानी अभी इसके पहले जो एक यूनिट चार्ज था, एक कूलम आवेश चार्ज था, उसको सेल सहित पूरे परिपथ में आपने फ्लो करवाया था। अब आपको क्या कराना है कि उस एक यूनिट के चार्ज को केवल एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, इस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बाहर, इतने में ही फ्लो कराना है। और इसको यहाँ प्रवाहित करने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा या जो ऊर्जा व्यय होगी वो कहलाएगी सेल का विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी सेल द्वारा एकांक आवेश को, एक यूनिट चार्ज को, किसी सेल द्वारा एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य या व्यय ऊर्जा को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, V बराबर W अपान Q। अगर यूनिट की बात आप करेंगे तो वही इसका यूनिट रहेगा। W कार्य है, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, जूल पर कूलाम अथवा वोल्ट। बीमा वगैरह इसकी और रास सदिश होती है। बीमा सब पीछे हम पढ़ा चुके, जब विभव पढ़ाया था तो वहां आप देख सकते हो जाकर के। तो ये तीन इसमें 3 पॉइंट थे, सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF E, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r, और सेल का टर्मिनल विभवांतर V। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है। अभी हम रिलेशन यहां लिख के समझाया था, लेकिन वो ऐसा ही हमने कॉमन तरीके से बता दिया था। ये लिखा था E बराबर V प्लस आई आर, E बराबर V प्लस आई आर। E क्या है, इस सेल का टोटल EMF है, टोटल पोटेंशियल है। V है बाहर पोटेंशियल ड्रॉप होना, जो टर्मिनल विभवांतर था वो है। आई आर क्या है, जो सेल के अंदर विभव पतन हो गया है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो इन तीनों में रिलेशन वास्तव में हुआ कैसे, उसको प्रूव करना है। सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। तो आइए देखिए, चलते हैं इसी से अगले क्वेश्चन की ओर। पहले लेते हैं क्वेश्चन। सेल के विद्युत वाहक
बल यानी ई, और सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध जिसको अभी हमने क्या संकेत किया था, स्मॉल आर से, और क्या था, टर्मिनल विभवांतर तथा टर्मिनल विभवांतर जिसको हमने V संकेत किया था। इन तीनों में रिलेशन किस किस में, विद्युत वाहक बल E में, सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में, और सेल के टर्मिनल विभवांतर V में। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक सर्किट बनाना होगा। सर्किट में सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। एक आपके पास सेल होना चाहिए, ये आपका एक सेल हो गया। सेल में दो प्लेटें होती हैं। जो बड़ी वाली प्लेट होती है वो पॉजिटिव दर्शाती है कि पॉजिटिव प्लेट है, और जो छोटी वाली प्लेट होती है वो नेगेटिव। तो ये हो गई पॉजिटिव प्लेट, ये हो गई नेगेटिव प्लेट। सेल के ही अंदर होता है आंतरिक प्रतिरोध, लेकिन अभी हमने बताया उसको लगाते कहाँ हैं, उसके जस्ट बगल में लगा देते हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे आप एक स्मॉल आर को, ये आपका बन जाएगा आंतरिक प्रतिरोध, इसको आर से डिनोट कर देंगे, और इसको हम बंद कर देंगे ऐसे, क्योंकि ये सेल के अंदर है। और सेल के विद्युत वाहक बल को हम ई संकेत कर देते हैं। ये हो गया ई विद्युत वाहक बल। अब क्या करते हैं, इसी सेल से धारा बहेगी, उस धारा को मापने के लिए यहाँ एक लगा देते हैं अमीटर, और अमीटर के साथ साथ एक लगा देते हैं बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। धारा को ऑन ऑफ करने के लिए आप कुंजी भी लगा सकते हो। यहां कुंजी लगा देते हैं इस जगह पर। ये सारा परिपथ जो है श्रेणी क्रम में अभी है, यानी सेल के श्रेणी क्रम में अमीटर लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, और कुंजी लगी हुई है। अब प्रतिरोध में जो पोटेंशियल आएगा, जो विभव इसको प्राप्त होगा, उसको मेजर करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। क्योंकि आपको पता है वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, और उसका काम होता है विभव नापना। और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसका काम होता है धारा नापना, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और समांतर क्रम में विभव समान रहता है। अब यहाँ से निकलने वाली धारा है सेल से, वो आई है। ये आई धारा इस सर्किट में आएगी। जैसे ही कुंजी को ऑन किया जाएगा, पहले सेल खुले परिपथ में है, जैसे कुंजी को दबाएंगे धारा प्रवाहित होगी। अब सेल वर्क करेगा, तो सेल द्वारा पूरे परिपथ में जो कार्य होगा, पहले इसकी भाषा आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि माना कि चित्र में एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। सेल के श्रेणी क्रम में एक अमीटर A तथा बाह्य प्रतिरोध R और कुंजी K को जोड़ा गया है। प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा को या परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापने के लिए इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर V जोड़ दिया गया है। जब सेल खुले परिपथ में होगा तो सेल का विद्युत वाहक बल E होगा, उसमें धारा कोई प्रवाहित नहीं होगी। जैसे ही सेल बंद परिपथ में होता है, कुंजी दबाते हैं तो सेल से आई धारा प्रवाहित होने लगती है। अब लिखेंगे सेल द्वारा Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो सेल का विद्युत वाहक बल अभी आपने पढ़ा, वो विद्युत वाहक बल क्या था, E बराबर W/Q था। तो अगर यहां से W निकालोगे कार्य तो W क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। यही तो कार्य होगा, तो W बराबर ले सकते हो आप EQ। ये कार्य सेल ने किया। अब चूंकि हमें पता रहता है कि धारा के सूत्र से I बराबर Q/T होता है, तो धारा बह रही है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, T से बहने धारा IT हो जाएगी। तो यहां हम लिख सकते हैं W बराबर E और Q का मान हो जाएगा IT।
ये सेल ने पूरे परिपथ में कार्य किया है, अंदर बाहर मिला करके। इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब ये कार्य दो जगह खर्च हो रहा है, एक बाहर प्रतिरोध में, एक अंदर आंतरिक प्रतिरोध में। तो लिखेंगे सेल के बाहर क्या है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, बाह्य प्रतिरोध आर पर किया गया कार्य, आर पर किया गया कार्य, इसको हम W एक्सटर्नल कह सकते हैं, बाह्य, या W बाह्य लिख सकते हैं, बाहर कार्य हुआ है। क्या हो जाएगा, जो बाहर कार्य हो रहा है इस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, तो आप जानते हैं इसके लिए भी पढ़ा ने टर्मिनल विभवांतर W अपान Q, तो W क्या हो जाएगा, जब यहां से यहां तक चार्ज फ्लो करेगा तो इतना कार्य होगा, जब पूरे में फ्लो करेगा तो इतना कार्य होगा। तो W वैल्यू अब क्या हो गई, VQ हो गई। तो W एक्सटर्नल हमारा हो गया VQ, और Q क्या होता है, जो कि आप देख चुके हो, Q है IT। तो यहाँ चूंकि हमें पता है Q की वैल्यू है IT, तो यहाँ पुट कर देंगे इस वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू V, और Q की वैल्यू हो गई IT। ये कहाँ वर्क हुआ, सेल के बाहर। अब एक जगह और वर्क हुआ है, कहाँ, सेल के अंदर, क्योंकि अंदर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध R है। तो लिखेंगे सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, उस पर किया गया कार्य, उसको हम क्या कह देंगे, W इंटरनल कह देंगे इसको। चूंकि अंदर हो रहा है इसलिए W इंटरनल लिखेंगे, और W इंटरनल की जो वैल्यू होगी, चूंकि अब यहां पर V जो है वो IR हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहां लिख देंगे V की जगह IR, इस V की जगह इनटू IT। जब ऐसा लिखेंगे तो W इंटरनल बराबर हो जाएगा I² RT। ये कार्य हुआ W इंटरनल। तो ये टोटल का था, नेट कार्य था, जो अंदर बाहर मिला के हुआ था। तो ऊर्जा सच्चा सिद्धांत कहता है ऊर्जा तो ना तो उत्पन्न होती ना ही नष्ट, जो अंदर ऊर्जा टोटल ऊर्जा थी वही दो भागों में बढ़ गई है। तो चाहे आप लिख दो ऊर्जा संचरण के सिद्धांत से, या आप लिख दो नेट कार्य। जो नेट कार्य आपका हुआ वो दो भागों में हुआ, W बराबर W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। टोटल नेट कार्य क्या था, वो था EIT, आपकी वैल्यू दे रखी थी, EIT रख दिया। जो W एक्सटर्नल था वो क्या आया था, BIT, और जो आपका W इंटरनल था उसकी वैल्यू आई थी I² RT। अब अगर आप दोनों को देखेंगे तो IT दोनों से कॉमन है, तो EIT बराबर, हमने IT कर लिया कॉमन। जैसे IT कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा, V, और प्लस यहाँ बचेगा एक I कॉमन हो चुका तो एक I बचेगा, T कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा, R बचेगा। ये IT से IT कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारे पास, आप देख सकते हैं E बराबर, ये E बचा, इधर बचा V प्लस I। यही बात हम स्टार्टिंग में कर रहे थे कि जो सेल का टोटल पोटेंशियल था ये दो भागों में जा रहा था, बाहर प्रतिरोध R में V, जो टर्मिनल विभवांतर था वो IR, जो अंदर ड्रॉप हो रहा था, E बराबर V प्लस IR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, बहुत आपको यूज करना है। इसी में अगर आप चाहें तो उसको और भी चेंज कर सकते हैं। अगर इस V की जगह आप लिख दें IR बाहर के लिए, क्योंकि बाहर तो R है, तो ये हो जाएगा E बराबर IR प्लस IR, और इनमें से I कॉमन कर सकते हो, तो जो अगर I कॉमन कर लेंगे तो बन जाएगा R प्लस R, एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी से I का मान निकालो, इसके बटे आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, I बराबर E अपान R प्लस R, ये फॉर्मूला।
इसमें स्मॉल आर का मान कभी कभी पूछ रहा था सवालों में, तो ये पूरा पद ले जाओगे आर प्लस आर बराबर ई और बटे ले आओगे आई, तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा ई अपान आई माइनस आर। ये आपका स्मॉल आर निकालने का फार्मूला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था और इजी भी था, इसको आप समझ सकते हो। पूरा वीडियो अच्छे से बात करिएगा, इस क्वेश्चन तैयार करिएगा ताकि इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए।